बात भूमि की चल रही थी मित्रों। आप शेयर का ऑप्शन आपके पास है, नटू भाई आ गए, चलो अच्छा है। धवल भाई वाह 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 वाह। सभी मित्रों अपने ग्रुपों में शेयर करें या तो अपने अपने पेज पर शेयर करें तो आगे, ताकि और भी आगे एक लिंक बढ़ती रहे। कल बात हुई थी भूमि की, और आयुर्वेद और वेद आधारित हम कृषि की बात कर रहे हैं, जिसमें ऋषि कृषि ग्रुप ने बहुत मेहनत की वजह से 4 स्टेपों में उसको बांटा है। पहला है भूमि यानी क्षेत्र, दूसरा है पानी यानी अंबु, तीसरा है बीज, और चौथा है ऋतु। इन 4 विभागों में पूरी आयुर्वेद ने पूरी प्रकृति को बांटा है। चाहे कितना भी सजीव आदमी है, कोई भी जीव है, इन सभी को ये चारों नियम लगते हैं। और इसी के साथ हमने कृषि को एक और बात से जुड़ी है। सबसे पहला है कृषक है, सबसे पहली कृषि है, सॉरी, इसके बाद कृषक है, इसके बाद गौ माता है, पर्यावरण है और उपभोक्ता। ये 5 कड़ी हमारी प्राधान्यता लक्ष्य के अंदर है कृषि में। कृषि, कृषक, गौ माता, पर्यावरण और उपभोक्ता। काफी कम लोग उपभोक्ता और पर्यावरण को ध्यान रखते चलते हैं, पर ऋषि कृषि ग्रुप इन दोनों को साथ लेकर चल रहा है। क्योंकि उपभोक्ता के साथ भी अगर हम कुछ खिलवाड़ करेंगे तो वो शोषण ही होगा, वो भी पाप होता है। उपभोक्ता को हम ऑर्गेनिक कह के अगर रासायनिक देते हैं तो वो रासायनिक वालों से भी ज्यादा पाप है। क्योंकि रासायनिक वाला तो कबूल कर रहा हो कि मैं पापी हूं या मैं करता हूं, ये करता हूं, वो अपने 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 बातों पर अड़ग है। पर जो लोग, जो किसान ऑर्गेनिक के नाम पे केमिकल बेचते हैं या केमिकल देते हैं, वो अपने आप के बहुत बड़े प्रज्ञा अपराधी है। जीतू भाई तलाविया ने भी कहा था, प्रज्ञा अपराध बहुत बड़ा चीज होती है, जानबूझकर किया हुआ पाप, ये प्रज्ञा अपराध है। तो ये प्रज्ञा अपराध की जो बात है, तो उपभोक्ताओं को भी हमने उसमें साथ में जुड़ा है। आप में से कई, हम लोग भी, हम सभी एक तरह से उत्पादक है तो दूसरी तरह से उपभोक्ता है। मानो कि मैं प्याज पकाता हूं तो मूंगफली का तेल कहीं से खरीदता हूं, तिली का तेल बनाता हूं तो सामने हल्दी कहीं से लाता हूं, गुड़ कहीं से और से आता है। ऐसे हम एक तरह उत्पादक तो है पर दूसरी तरफ उपभोक्ता भी। अगर हम किसी और को पाप का भागीदार बनाए तो कोई हमें भी, वो जो जितना दोगे तेरा तुझको अर्पण, जो आप जो जिसको दोगे वो वहीं से ही आपको वापस मिलेगा। पूरी भूमि का, पूरी पृथ्वी का यही साइकिल है। जितने, जो चीज जहां से आती है वो चीज वहीं ही जाती है। हम पूरी इस कृषि के बारे में यही देखना चाहते हैं। ये पूरा साइकिल हम पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, पोटास साइकिल है, सब पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको दिखाई देगा कि जो चीज जहां से आती है वो चीज वहीं जाती है। तेरा तुझको अर्पण। तो ये कृषि में भूमि की बात हो रही थी। तो ज्यादातर हमारे वहां भूमि जो है 3 प्रकार की मानी गई है। 3 प्रकार की सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्ट और क्ले, ये 3 प्रकार की मानी गई है। सैंडी यानी कि बिल्कुल रेतीली जमीन, जो हमारे इलाके में है, राजस्थान के कुछ इलाके में है, वो बिल्कुल सैंडी सॉइल है, रेतीली भूमि है। और दूसरी है क्ले पार्टिकल वाली, यानी कि बहुत चिकनाई मिट्टी वाली। क्ले मतलब बिल्कुल बिल्कुल चिकनी उसमें चीजें होती, चिकनी चिकनी, बिल्कुल चिकनी और मिट्टी होती है, उसको क्ले कहते हैं। और सिल्ट मतलब गोराड़ू जमीन। ये तीनों प्रकार का हमारे वहां माना गया है मित्र। तब सॉइल, सॉइल जिसको हम भूमि बोलते हैं, जिसको मृदा बोलते हैं, मृदा शब्द संस्कृत से आया है, और मृदा से धीमे धीमे मृता हुआ, मृत से मृतिका हुई, मृतिका से मिट्टी हुई। तो मृदा शब्द जो है, मृदा का, अब ऐसे 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 काटते जाओ, उभा लेयर में काट के आप देखोगे तो उसमें 6 लेयर आपको नजर आएंगे। 6 होरिजॉन है। टॉप सॉइल, सब सॉइल, और इसका ऐसा है OAEBCNR, ऐसा 6 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है, वो 6 से 8 इंच या ज्यादा से ज्यादा 9-10 इंच की होती है टॉप सॉइल। और इसके बाद सब सॉइल आती है।
इसके बाद और लेयर आते हैं। अब जो भूमि है उसकी व्याख्या हम क्या करेंगे मित्रों? तो इंग्लिश में लिखा है सॉइल इज द थिनर लेयर ऑफ मटेरियल्स और सरफेस जो बनी है पत्थरों को घिसाव से, जो बनती है पत्थरों को घिस घिस के पूरी मिट्टी बनी तैयार हुई है मित्रों हमारी। इसके साथ कुछ मिनरल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पानी और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, इन सबों से उपला जो सॉइल बना है उसको टॉप सॉइल कहते हैं और वही कृषि के लिए सबसे अच्छा है। अब ऑर्गेनिक जो लेयर है जिसको कोई लोग ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं, जिसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं, तो ये उपली सतह होती है और उपली सतह में ही कृषि हो सकती है। जब हम कभी फावड़े से ऊपर की मिट्टी उतार देते हैं या ट्रैक्टर से कोई मिट्टी उतारते हैं कोई खेतों में 6-8 इंच या 10 इंच से ज्यादा, तो वही उत्पादन नहीं होता है, या तो कम हो जाता है या तो फसलें बौनी रहती है। हमारा किसानों का तो अपना निजी अनुभव होता है मित्रों। तो ये जो 6 या 12 इंच की जो भूमि है वो ही सबसे अच्छी है और इसको सॉइल के नाम से पहचाना गया है। एक और बात दे लेते हैं। अब भूमि के बारे में जब बात चलती है तो एक बात और भी थी कि भूमि को आयुर्वेद के आधार पर हमने 3 भागों में भी बांटा है। भूमि की भी अपनी 3 प्रकृति है, चौथी एक सम प्रकृति है, जैसे आदमी में होती है वात पित्त और कफ। ये तीनों भूमि में भी आपको मिलेंगे, ये आपको पशु में भी मिलेंगे, ये आपको पौधों में भी मिलेगी, ये आदमी में भी मिलेंगे। मतलब जितने सचराचर जीव है पृथ्वी पर, जितने भी जीव है आयुर्वेद के मुताबिक सभी में ये 3 प्रकृतियां तो मिलती रहती है। तो भूमि में भी ये 3 प्रकृतियां है, वात भूमि, पित्तज भूमि, कफज भूमि और सम भूमि, जिसमें वात पित्त और कफ सभी दोष सम होते हैं। तो जिन भूमि में वात पित्त और कफ समदोष होते हैं, सभी में स्थिर प्रमाण में होते हैं, वो भूमि सबसे फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि मानी गई। एक वात भूमि वाली होती है, एक पित्त भूमि वाली होती है और कफ वाली होती है। जैसा मैंने अगले सेशन में आदमी के बारे में वात पित्त और कफ के बारे में कहा था, वैसा ही भूमि में सेम टू सेम है। जैसे सैंडी सॉइल है, मान लीजिए सैंडी सॉइल, अगले भी सेशन में बात हुई थी। सैंडी सॉइल को वो वेदों में भी उर्वरा कहा है। मतलब उसका मतलब उर्वरा का मतलब, सैंडी सॉइल का मतलब है आप जितना डालो उतना लो। अगर उस एक साल नहीं डाला तो दूसरे कुछ साल नहीं होगा। सैंडी सॉइल का ये नियम है जो मरुभूमि से लगती है, जैसे हमारे बनासकांठा की है, कच्छ की है, राजस्थान से ऊपर से गंगानगर से जैसलमेर तक की जो मिटियाल भूमि है, रेतीली भूमि, उनमें वो भूमि है। आप उसमें उतना ही डालो जितना लो, नहीं डाला तो नहीं मिलेगा क्योंकि सैंडी सॉइल है। और सैंडी सॉइल का कार्बन रेशियो, CN रेशियो और कार्बन जो अंदर रहने वाला रेशियो सबसे कम रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसमें कार्बन स्थिर रूप से आपको नहीं मिलेगा। ये भूमि पहले इसीलिए पहचाननी है कि भूमि की वजह से हम उत्पादन में दूसरे के आंकड़े जो हमारी भूमि में नहीं लगा पाएंगे। फिर आती है कफज भूमि, जो चिकनी होती है एकदम। आयुर्वेद ने कहा कि कफ वाले चिकने होते हैं, एकदम पकड़ वाले होते हैं। तो काली मिट्टी जो है एकदम बहुत काली मिट्टी होती है, वो कफज भूमि है। और कफज भूमि में तो ये बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था दोस्तों। चिकनी मिट्टी जो है वो कफज भूमि है और आप उसमें कम भी डालोगे क्योंकि उसकी सहन शक्ति अच्छी है, उसकी पकड़ शक्ति अच्छी है, तो आप उसमें कम पोषक तत्व डालोगे तो अच्छा आपको पैदा होगा, सबसे अच्छा। क्योंकि चिकनी मिट्टी हमारा भी अनुभव है, जहां पर चिकनी मिट्टी और आपने गोबर खाद या कोई भी खाद डाली तो वो 2-3 साल अपने आप में पकड़ कर रखती है, उसको सालों साल डालना नहीं पड़ता है। यानी कि कम दो, ज्यादा मुनाफा लो। और जो पित्तज भूमि है
उसमें आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, कम पैदा होगा। जैसे कि जैसे आदिवासी विस्तार की जो पर्वतीय प्रदेश के आसपास की मिट्टी है, आप उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा, कम मिलेगा। तो ये वात पित्त और कफ तीनों प्रकृति हुई। और अगर समभूमि, जो गोराड़ू भूमि है, जिसको अच्छी सॉइल बोलते हैं, जिनमें तीनों दोष विद्यमान होते हैं, उसमें आप कम से कम डालो, कम मेहनत करो और ज्यादा उत्पादन मिल जाएगा आपको। वैसे पाकों के आधार पर भी भूमि का अपना चयन होता है। जैसे कफज भूमि में कफज पाक ज्यादा होते हैं, पित्तज भूमि में पित्तज पाक ज्यादा हो गए, और वातज भूमि में वातज पाक ज्यादा हो गए। तो वात पित्त और कफ की जो बात है, आपको हमारे ऋषि कृषि ग्रुप के सिवाय कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे आयुर्वेद के सिद्धांत पर हम कृषि को आगे ले जा रहे हैं। तो ये भूमि का अपना स्वभाव होता है, पाकों का अपना स्वभाव होता है। तो कल हमने ये सब बातें थोड़ी रह गई थी, समय के अभाव से आज पूरी कर दी। अब आज की महत्व की चर्चा है कार्बन। कल भी ये बात हुई थी कि कार्बन भूमि में होना चाहिए। पूरा जगत जो है मित्रों, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से बना है। हमारा सजीव का जितना भी शरीर है, उसमें कार्बन से सब विद्यमान है। और कार्बन की एक बात बता लो, कार्बन का अलग अलग स्वरूप होता है दोस्तों। आप वो पेंसिल से जो लिट्टी निकालते हैं, वो कार्बन से बना हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत पदार्थ डायमंड, हीरा, वो भी कार्बन का बना हुआ। हमारे घर का कोयला भी कार्बन से बना है। हमारा पेट्रोल भी जो है वो कार्बन से बना हुआ है। मतलब सभी चीज आप देखोगे तो कार्बन से ही बनी है। हमारा पूरा शरीर कार्बन से बना हुआ है। वनस्पति और पौधों में भी कार्बन होता है, जिसको हम तैयार भोजन के रूप में लेते हैं, जिसका नाम बोला है कार्बोहाइड्रेट्स। अब भूमि में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी कार्बन से पनपते हैं। तो कार्बन हमारी जैव सृष्टि के लिए बहुत ही बड़ा महत्व का रोल है। कार्बन का सबसे बड़ा कोई जगह है तो हम बोलेंगे आकाश में CO2 के रूप में कार्बन विद्यमान रहता है। अब वही से क्या होता है, हमें ज्यादातर हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई कार्बन का कम करना सबसे ज्यादा कम वनस्पति का है। हम सभी की गलत रहमी ये है कि भाई कार्बन हवा में से वनस्पति लेती है और कार्बन की मात्रा जो है वो वातावरण में वनस्पति कम करती है। हालांकि वो अर्ध सत्य है। सत्य है कि कार्बन की मात्रा सबसे कम समुद्र करते हैं। समुद्र का पानी में कार्बन डिसॉल्व होता है और समुद्र में काफी जीव सृष्टियां है, काफी वनस्पति सृष्टियां है, वो कार्बन से नभी रहती। और अभी एक बात में पर्यावरण की निकली तो कह दूं, कार्बन जैसे जैसे हम वातावरण में बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वो कार्बन समुद्रीय पानी में डिसॉल्व हो रहा है। तो समुद्रीय पानी का जो पीएच है वो बदल रहा है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के दरिया किनारे पर एक परवाले की एक आखी किनारा बना हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं जिसको। ग्रेट बैरियर रीफ पूरा अश्मीकुत, मतलब परवाले जो होते हैं, परवाड़ा, अपने परवाड़ा कहिए जने, एक प्रकार के समुद्रीय जीव होते हैं परवाड़े, और इसी से बनी हुई है। उनका शरीरों से बना हुआ है। वो अब धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगी है, क्योंकि मात्रा समुद्र में कार्बन की पानी में बढ़ने लगी। तो एक छोटी सी हम दखल अंदाजी कर देंगे प्रकृति में, तो वो कहीं ना कहीं जाकर कहीं और नुकसान करती है। अब कार्बन में होता क्या है मित्रों, वनस्पति हवा में से जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करती है CO2 के रूप में, और फोटोसिंथेसिस में, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में, सूर्य प्रकाश की हाजिरी में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित कण की मदद से वो अपना खुराक बनाती है। जैसे सूर्य प्रकाश बंद, उसकी वो प्रक्रिया बंद। मतलब लोग कहते हैं 24 आवर, 24 घंटा ये प्रक्रिया नहीं चलती। ये प्रक्रिया सिर्फ सूर्य प्रकाश की हाजिरी में ही चलती है और 12 घंटा चलती है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन निकालती है। हालांकि कुछ पौधे हैं ऐसे जो सिर्फ और पथ पे काम करते हैं। बहुत बड़ी डिटेल्स की बात है, वैज्ञानिकों की बात है, पर सिर्फ और पथ पर काम करने वाले पौधे रात को ही ऑक्सीजन निकालते हैं, पर बाकी कम पौधे हैं। तो ये बात हुई थी कार्बन की। अब कार्बन जो है वो हमारी भूमि में क्या करता है, भूमिगत कार्बन जो है वो वनस्पति के लिए कोई भी यूज डायरेक्टली नहीं होता है। वो भूमि के वनस्पति के लिए बिल्कुल वो कार्बन अपने शरीर के लिए यूज में नहीं लेती। वो कार्बन तो हवा में से जो लेती है वो वहीं से बना लेती है फोटोसिंथेसिस से।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, और वही से शुगर, शर्करा ये सब बनती है। तो जमीन में जो कार्बन है वो सूक्ष्म जीवों के शरीर के लिए है। सूक्ष्म जीव उन पर नपते हैं, पलते हैं, उन पर अपना आगे की प्रक्रिया बनाते हैं, उनके शरीर बनाने के लिए जो कार्बन चाहिए। अब भूमि में हम जो खाद डालते हैं वो खाद भूमि में धीरे धीरे करके ह्यूमस के रूप में परिवर्तित होती है, और ह्यूमस में संपूर्ण कार्बोदित पदार्थ विघटित होते होते आखिरी स्वरूप होता है, और इन विघटन का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। अब ये समझने वाली बात है, बहुत ही बड़ी समझने की बात और सूक्ष्मता यही पर। आप कोई भी चीज भूमि में डालो, मानो कि आपने कोई आपका फार्म का वेस्ट है, कचरा डाला है, तो वो सीधा पौधे के लिए उपयोगी नहीं होगा। आपने गोबर खाद डाली है, वो सीधी आपके पौधे के लिए उपयोगी नहीं होगी। हमारी ये मान्यता गलत है। उसमें अपघटन शुरू होगा, विघटन होगा, और धीरे धीरे से उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे, और बैक्टीरिया नाइट्रोजन के साथ मिलकर, समझ लेना मैं जो शब्द, नाइट्रोजन के साथ मिलकर उस पदार्थ को धीरे 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 बिल्कुल मूल अवस्था में ले जाते हैं, अपघटित करते हैं, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस ही वनस्पति का भोजन है। मतलब हम एक मोटे तौर पर कह दूं मैं, आप गौ की बाली निकालते हैं, फिर बाली से तोड़कर उसमें से दाना निकालते हैं, दाने के बाद हम उसको पीसते हैं, आटा बनाते हैं, आटा के बाद उसकी रोटी बनती है, और रोटी के बाद हम चबाते हैं, फिर हमारे पेट में जाके वो भोजन बनता है। हम सीधे के सीधा दाना को भोजन नहीं बना सकते। दाना सीधा हमारे लिए भोजन का रूप नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाली सीधा खाओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर जिस स्टेप से हमारा भोजन बनता है, बस उसी स्टेप से गोबर से वनस्पति का भोजन बनता है, और आखिरी जो चीज बनती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा 2 से 10% होनी चाहिए। सैंडी सॉइल में वो सबसे कम रहती है। अब जब ह्यूमस आप ले लीजिए, ह्यूमस, ये सब बात मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूं। ह्यूमस में 58% कार्बन रहता है। अब देखो कार्बन कहां से आया? ह्यूमस से आया। ह्यूमस में से अपघटित कार्बन जो है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो 58% है। 6% नाइट्रोजन है, फुल्विक एसिड रहता है, और कुछ ह्यूमिक एसिड रहता है। जो कृषि से जुड़े हैं उनको ये शब्द सभी अच्छे लगेंगे। ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड के बारे में तो सब जानते हैं। अब ताजा कचरा है जो गोबर है, वो कभी सीधा अपघटित नहीं होगा। अब अपघटन के लिए क्या होता है मित्रों, अब कहीं किसी चीज को रख लीजिए, गोबर का घुरा कर दिया, तो वो धीरे धीरे से सड़ने लगता है, सड़न आती है, पौध आती है, अपघटन शुरू होता है। वो कैसे होता है, आपने कभी देखा कैसे होता है? हम तो उस पर कोई प्रक्रिया नहीं करते, एक कोने में चीजों को रख देते, थोड़ा नमी। अपघटन के लिए नमी सबसे अच्छी चीज है। नमी चाहिए, भेज चाहिए, पानी थोड़ा चाहिए। अब वो सड़न कैसे होती है, तो मैं एक तौर पे बताऊं, आदमी या कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, वो मर जाता है, और आप उसको सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा होगा, खेतों के कोने में मरा हुआ देखा होगा, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें सड़न शुरू होती है, और धीरे धीरे उसका विघटन शुरू होता है, दुर्गंध आने लगती है। जैसे जैसे दुर्गंध बढ़ेगी, विघटन और तेजी होगा, और दुर्गंध के बाद, वो विघटन होने के बाद पूरा जो मलबा है वो भूमि में मिल जाता है। तो वो विघटन करने वाले चीज क्या है, तो वो है सूक्ष्म बैक्टीरिया। वो कहां से आए? आपने तो डाले नहीं थे, वो मरा हुआ जानवर ने कभी बुलाया नहीं था, वो आए कहां से? तो कुछ अपघटनकारी बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद है, और कुछ वातावरण में मौजूद है। दोनों मिलकर, जैसे ही उनको पता चलता है, देखो बैक्टीरिया कितने, हम लोग कहते हैं वायरस को ये पता नहीं है, बैक्टीरिया को ये पता नहीं, कितने सूक्ष्म और संवेदनशील होते हैं, उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये मृतदेह। अब जिंदा आदमी को किसी कोने पे 10 दिन खाया पिए बिना छोड़ दो, अपघटन नहीं होगा। बिना हले चाला पड़ा रहेगा तो भी अपघटन नहीं होगा, बेसुध होगा तो भी अपघटन नहीं होगा। पर अगर मरा हुआ आदमी, डेड कोई भी बॉडी है, कोई भी जीव की, 1 या 2 दिन में अपघटन शुरू हो जाता है। तो हवा में से कुछ बैक्टीरिया उसमें आते हैं, अंदर के कुछ बैक्टीरिया सब मिलकर उसको सड़न की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह से गोबर के गुर्रे में भी शुरू होता है, बाहर से बैक्टीरिया आने लगते हैं, और बैक्टीरिया उसको सड़ाने लगते हैं। अब सड़ाने के बाद जब वो ह्यूमिक के अंदर रूपांतरित हो जाए,
तो कैसे हम मान लें कि ये पदार्थ ह्यूमस के अंदर रूपांतरित हुआ? इसका कोई मानक होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ह्यूमस में रूपांतरित होने का एक मानक बनाया मोटे तौर पे। ये सही तौर नहीं है, पर मोटे मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा 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 हो सकता है। तो उसका नाम दिया सियन रेशिया, कार्बन नत्रल रेशिया, कार्बन और नत्रल अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। तो ये सियन रेशिया जो पूरा है वो भूमि के लिए, खाद के लिए बहुत ही उम्दा और जरूरी चीज है। काफी कम लोग सियन रेशिया पर चर्चा करते हैं। अब ताजा कचरा और गोबर जो अभी अभी निकाल कर पड़ा है, मानो कि कोई लकड़ी का बुरादा छोड़ दिया, कोई पत्ता छोड़ दिया सूखे, आपने खेतों से कुछ अवशेष रखा, या गाय का गोबर और भूरा रखा है, तो उसका तत्काल सियन रेशिया क्या है? उसका सियन रेशिया है 40 कार्बन होना चाहिए और 1 नाइट्रोजन होता है उसमें। देखो उसमें क्या होता है, 40 कार्बन रहते हैं और 1 नाइट्रोजन रहता है, जो बिल्कुल कच्चे अवस्था में है। अब उसका टेस्टिंग कराओगे तो ये निकलेगा। अब होता क्या है, आपको अगर ह्यूमस बनाना है, देखो ह्यूमस बनाना है, जो पौधों का भोजन है उसको बनाना है, तो उसका भारतीय जमीन में उसका अच्छे से अच्छा जो मानांक है वो 8/1 है, या 10/1 है, 8 से 10 जैम। देख लेना मैं जो कह रहा हूं, मतलब 8 से 10 कार्बन होने चाहिए, उसके सामने 1 नाइट्रोजन होता है। अब 8-10 कार्बन मिलकर 1 नाइट्रोजन को पकड़ते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही मतलब हमारे गुजराती में कहते हैं पग वाला पोषक तत्व है, पग वाला है। फास्फोरस और पोटास को पग नहीं है, न पग है न हाथ है, वो कहीं जहां छोड़ा वहीं पर रह जाता है। पर नाइट्रोजन जो है पग वाला है, अगर आप उसको पकड़ कर नहीं रखोगे, या तो उड़ जाएगा हवा में, या तो भूमि में नीचे लीचिंग होकर चला जाता है, वो पग वाला है। तो 1 नाइट्रोजन को पकड़ने के लिए 10 कार्बन चाहिए। अब पाए की बात पर हम मुद्दे की बात पर धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब जो ताजा कचरा है जिसमें सड़न नहीं हुई है, वो उसका कार्बन रेशियो है 40/1, 40/1। अब उसको ह्यूमस में रूपांतरित होना है तो उसको 10/1 होना पड़ेगा। मतलब 40 जो कार्बन है उसके सामने उसको 4 नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 10 से 1 तो 40 से 4 नाइट्रोजन की जरूरत पड़े, 4 नाइट्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। अब वो तो नहीं है, उसके पास नहीं है, तो सड़न अच्छी तरह से होता हुआ ह्यूमस अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा ह्यूमस नहीं बनेगा जिसका रेशिया 10/1, 10 या तो 8/1 नहीं होगा, तो वो ह्यूमस अच्छा नहीं होगा। और अच्छा नहीं होगा तो वो परिपक्व भोजन नहीं बना हुआ, परिपक्व भोजन नहीं बना तो वनस्पति को अच्छा नहीं मिलेगा। अब गुरे की मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरा हम बना तो लेते, हम उठाकर फेंक देते हैं, कचरे की तरह खेतों में डाल देते। अभी वो सड़ा नहीं सड़ा, अब वो नहीं सड़ा होता तो क्या होता, उसकी भी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब अगर उस गुरे को आप जब मिट्टी में मिलाते हो उस वक्त उसका जो कार्बन रेशिया है वो भी 10/1 है। अगर सड़ता सड़ता बाहर पड़ा रहा है, पूरा सड़ा हुआ, तो उसका कार्बन रेशिया होगा 20/1। थोड़ा थोड़ा दिमाग घुमा देने वाली बात है, पर मोटे मोटे तौर पर हम ये सब देखते हैं। अब भूमि में पड़ा कार्बन का अच्छा रेशिया, ह्यूमस का रेशिया 10/1 होना चाहिए। अब आपने कच्चा गोबर खेत में डाल दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, कच्चा गोबर आपने खेत में डाल दिया जो सड़ा नहीं है। तब बाहर क्या होता है, जब वो घूरे में पड़ा रहता है, घूरे में पड़ा रहता है, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं अपकारकारी, वो वहां पर आते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हवा में से भी आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। हवा में से कुछ नाइट्रोजन लेते हैं और घूरे में फिक्सिंग करते हैं, लेकिन हालांकि प्रक्रिया बहुत धीमी है। प्रक्रिया धीमी होने की वजह से वो धीरे 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 अपघटित होता है, और अपघटित होता वो बिल्कुल ह्यूमस हो जाता है। तब 10/1 रेशिया उसका कार्बन नत्रल का हो जाएगा, बिल्कुल संपूर्ण कंपोस्ट हो जाएगा, बिल्कुल काले रंग का भुरभुरा, जैसे चावल की भुक्की है वैसा हो जाएगा। बस वही खातर बनता है। इसलिए हमारे पुरखे कहते थे भाई एक मानसून, एक चौमासा उसके ऊपर से पसार होने दो। क्यों?
तो चौमासा पसार होने का एक बड़ा फायदा ये है, आपको मैं समझाऊँ। एक तो नमी और भेज मिले रहेगी। मानसून का पूरा जो वातावरण है वो बैक्टीरिया पनपने के लिए श्रेष्ठ वातावरण है, सबसे उम्दा वातावरण है। तो बैक्टीरिया वहीं पर पनपेंगे, भेज रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, गर्मी भी कम रहती है और बाफ रहता है। इसी मौसम में बाफ भी बना रहता है, तो बैक्टीरिया वहीं पर पनपते हैं। जहां नमी है वहां सड़न है, जहां सीलन है वहां सड़न है। और दूसरा एक होता है, बहुत बड़ी बात है जो नाइट्रोजन सर्कल में, हम उसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। बरसात का पानी जो है नाइट्रोजन युक्त होता है। कैसे होता है वो नाइट्रोजन साइकिल में हम देखेंगे। तो नाइट्रोजन युक्त जो बरसात का पानी आता है, तो अपना जो CN रेशियो है उसके लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो पानी से मिल जाता है, ताकि सड़न की प्रक्रिया एकदम तेज हो जाती है और 10J1 तैयार होता है, वो ह्यूमस तैयार होकर खेतों में चला जाता है। अब बड़ी बात ये आती है, सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि भाई खेतों में हम कच्चा गुरा क्यों नहीं डालना चाहिए। तो कच्चा गुरा जब आप खेतों में डालते हैं तो एक चीज ये होती है कि उसमें फंगीसाइड और फुगबुग तो सब रहता है, वो रोग है। पर अगर उसको सड़न अगर बाकी है तो वो भूमि में जाकर सड़ना शुरू करेगा। ऊपर मिट्टी आ गई, बाहर से बैक्टीरिया उसमें नहीं मिलेंगे, ऊपर आपने कुछ लगा दिया, पाटा लगा दिया, बंद कर दिया। अब उसको सड़न के लिए बैक्टीरिया तो चाहिए। सड़न की प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलेगी। ये न मेरे बस में है, न आपके बस में है। प्रकृति अपने आप के बस में वो निरंतर प्रक्रिया चलाती है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु हुआ। जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है वो अपघटित होंगे। हाँ, अपघटित होने का उसका समय अलग अलग रहेगा, लेकिन अपघटित तो होना ही पड़ेगा। लकड़ी देर में अपघटित होगी, पत्ते जल्दी अपघटित होंगे। तो उसमें क्या, भूमि के अंदर अपघटित का प्रक्रिया शुरू होती है। अब भूमि के अंदर क्या करेगा, तो भूमि के अंदर तो वो उसके पास नाइट्रोजन नहीं है ह्यूमस होने के लिए, वो 10J1 तो होना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, भूमि के अंदर का जो नाइट्रोजन है उसको ले लेता है सड़न के लिए। समझो, ये बहुत बड़ी चीज है और इस पर काफी आपका प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। भूमि के अंदर का जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी सड़न की प्रक्रिया शुरू रखता है। तो होता क्या है कि जब आप पाक बोवो और कच्चा गोबर, कच्ची दालें, कच्ची चीजें अंदर डाली हो, वो सड़ी नहीं है, तो वो क्या करेगी, सड़ान के लिए नाइट्रोजन भूमि का यूज कर लेगी। आपने जो नाइट्रोजन बाहर से डाला या तो भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन है वो खा लेंगी। हालांकि वो होना चाहिए पौधों में। फिर से एक बात समझा दूं, पौधों के लिए पड़ा हुआ नाइट्रोजन भूमि का वो अपघटन में यानी विघटन में, यहाँ के सड़न में यूज होता है। अब आपके पास 1 रुपया है, आपको चाय भी पीनी है, और कोई आदमी अगर आपके सामने कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो और आप 1 रुपया उसको दे दो, तो आप चाय के वंचित रह जाओगे। हाँ, आपके खाते में पुण्य जरूर आएगा पर चाय तो नहीं पी पाओगे। बस ठीक इसी तरह से भूमि में होता है। तो पौधा को जो नाइट्रोजन चाहिए नहीं मिलता, तो पौधा वहीं पर बौना रहता है, उसका विकास नहीं होता है और वो छोटा रह जाता है, और वो अपघटित वाला पदार्थ धीरे धीरे अपघटित अब भूमि में होता रहता है। 2 प्रक्रिया साथ में चलती है। ये CN रेशियो बहुत बड़ी चीज है। दाखला तरीके मैं बताऊं, जो भूसा हो, दलहन है, उसी दलहन की जो चीजें हैं, दलहन की जितनी भी चीजें हैं, भूसा है, दलहन का भूसा मान ले, तो उसका CN रेशियो आदर्श रेशियो है 20:1 या 30:1 है। अब 10:1 करने के लिए 1 नाइट्रोजन उसको भी चाहिए। अगर आप उसको भूमि में कच्चा डाल दोगे, उस पदार्थ को भूमि में कच्चा ना डालोगे, तो वो भूमि का 1 नाइट्रोजन तो ले लेगा सड़ने के लिए। तो ये इतना 1% नाइट्रोजन लेना बहुत बड़ी पौधों को दिक्कत नहीं देगी। पर अगर इसकी समय हम भूसा डालें, चावल का भूसा है, गेहूं का भूसा, बात आ रही है मुद्दे पे, वो बात देख लेना किसान मित्रों खास। चावल का भूसा है, गेहूं का भूसा है, लकड़ी का भूसा जब हम डालते हैं तो उसका कार्बन रेशियो है 100:1। समझ लो मित्रों, क्या है 100:1, 100 से 1। अब देखो, अब उसको अपघटन होकर 10:1 पर आना है। अब जब 100 है तो उसके लिए कार्बन चाहिए नाइट्रोजन 10 चाहिए, इसके पास 1 नाइट्रोजन है, तो उसको 9 नाइट्रोजन भूमि से लेना पड़ेगा। कुछ ही ना कहीं से लाएगा, भूमि से खींच लेगा। अगर आपने भूसा जमीन में गाड़ा है तो अब 9 नाइट्रोजन ले लेता तो बहुत बड़ी कमी हो जाती। कमी हो जाने की वजह से पाक नहीं होता। इसलिए गुजराती में हमारे कहावत है कि भाई जो रायडा का भूसा होता है, जो गेहूं का भूसा है, वो खेत में डालते तो पाक नहीं होता है, गर्म पड़ता है। कहते हैं वो बटाका का पलूर,
ऊपर वाला पाक डालते हैं, जो किसान गुजरात से जुड़े हैं, तो क्या पलू डालने से जमीन गर्म हो जाती, गर्म पड़ता है तो पाक नहीं होता, वो गर्म नहीं पड़ता है मित्रों, उसका CN रेशियो बहुत बड़ा वाइड है, ये समझ लो, बहुत बड़ी चीज है। आप लकड़ी का बुरादा डाल दो तो 400:1 है, लकड़ी का बुरादा का क्या है 400:1, मतलब लकड़ी को 400 का कार्बन है और नाइट्रोजन उसके पास एक ही है। अब उसको उसको सड़ना है, बुरादा जो लकड़ी का वेर, अपने वेर के बुरादा, तो उसको 400 के बटे कितना चाहिए 10 के 1, तो 40 चाहिए। हालांकि उसके पास एक है तो उसको 39 नाइट्रोजन भूमि से लेना पड़ेगा, वो भूमि को पूरा सोख लेगी, पूरा ले लेगा। तो उसके बाद लकड़ी का बुरादा डालने के बाद वहीं पर कुछ पैदा ही नहीं होगा, तो बोलेंगे गर्म पड़ा, गर्म नहीं पड़ा, उसने पूरा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया, वो जो पौधों को मिलने था वो रुपया उसने खा लिया, तो पौधे प्यासे थे और भूखे रह गए। तो ये कार्बन नाइट्रोजन CN रेशियो है जो बहुत ही बड़ा जरूरी है। इसीलिए आपको मल्चिंग करने में किस चीज डालनी चाहिए, मल्चिंग करने के बाद भूमि में मिलाने से पहले उसको पूरी सड़न करनी चाहिए। अपघटित बैक्टीरिया उसमें यूज होना चाहिए, वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया डालो, जीवामृत डालो, या कुछ भी बैक्टीरिया डाल के उसको पूरा अपघटित करो, फिर भूमि में मिलाओ। अभी एक मौके की बात एक हो रही है मित्रों, कि जो चीज अपघटित हुई मित्रों, उसने उस कार्बन को ले लिया, फिर क्या होता है, तो फिर अगले साल वो वापस कर देता है, क्योंकि वो भूमि से तो बाहर नहीं निकला है। अगले पाक में, अगले समय में जो उसके पास का नाइट्रोजन था वो और बाहर से लिया, भूमि से लिया हुआ, दूसरी साल वो पाक आपको और भी फायदा करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो खा जाता है, तेरा तुझको अर्पण, वो जहां से लेते हैं वहीं पर वापस कर देते हैं, और भी बढ़ा कर देते हैं, मतलब और भी वो बुरादा ह्यूमस में रूपांतरित हो जाएगा, और वो इतना अच्छा पाक दूसरे ये फसल नहीं पर दूसरी फसल में वो बहुत ही अच्छा देते हैं। इसीलिए ये कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है बहुत ही उम्दा है और उसको समझना है। काफी कम किसान CN रेशियो समझते हैं, काफी कम लोगों को CN रेशियो समझाया गया है मित्रों। तो ये CN रेशियो जो है मित्रों, खास करके उसको बहुत ही समझो, कार्बन नत्रल रेशिया। और इसी आधार पर आप गूरा गोबर कच्चे डालोगे, लकड़ी का बुरादा क्यों नहीं डालना चाहिए, ये मतलब क्या बोलते हैं, तिलहन में सरसों की जो ऊपर वाली वेस्ट जो होती है सरसों की, वो डालने के बाद क्रॉप क्यों कम होता है, इन सब का खुलासा मैंने आज आपको बता दिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं कल उससे थोड़ा और भी डिटेल्स बताऊंगा आपको इसके बारे में। कहीं पर आपको सूझ नहीं है तो पर्सनल मुझे फोन पर भी कर सकते हो, और भी हम आगे बढ़ेंगे। कार्बन नत्रल जो रेशिया CN रेशिया भूमि के लिए सबसे जान है, क्योंकि भूमि में कार्बन होगा तभी नाइट्रोजन बॉन्डिंग होगा। आप यूरिया कितना भी डालो, आप नाइट्रोजन कितना भी डालो, जीवामृत के रूप में दो या तो कुछ और भी कह के गौमूत्र के रूप में डालो, पर अगर कार्बन नहीं है भूमि में तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको पकड़ कर रखने वाला कार्बन ही है। इसीलिए कार्बन का सबसे अच्छा सोर्स है, कोई अच्छे से अच्छा सोर्स है, तो मैंने कल ही कहा था, अपना सड़ा हुआ अच्छा गोबर, फिर हरी खाद, और तीसरा है फार्म वेस्ट, फार्म मैनेजमेंट। खेतों की चीज खेतों में ही रहने दो, हम लोग वहीं से सब बाहर लाकर जला देते हैं, वो गलत चीज है मित्रों। खरपतवार भी अगर बीज नहीं हुए हैं तो बीज नहीं हुए तो खरपतवार वहीं पर ही छोड़ दो, ताकि वो भी कंपोस्ट होकर आपके खेतों को पोषक पदार्थों के रूप में, ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमस पे पनपते हैं, कार्बन और ह्यूमस का यूज करके अपनी और भी जीवन लाइफ करते हैं। और सबसे अच्छी मैं एक बात बताऊं, वो जब मर जाते हैं वो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, तो उनका CN रेशियो है 4:1, उनका कार्बन रेशिया क्या है 4:1, उसको 8:2 हो जाते हैं, मतलब सबसे अच्छा आदर्श रेशिया बन जाते हैं। वो मरे जिंदा जी तो आपके खेतों को लहलाते हैं, मरने के बाद भी और देते जाते हैं। मतलब सृष्टि के सभी जीवों में हम ही ऐसे हैं जो दूसरों को खा जाते हैं, बाकी के सब मरने के बाद भी हमें कुछ न कुछ देते जाते हैं। इसलिए गुजराती में कहावत है कि शरीर के चमड़ी के तो जूते भी नहीं बनते, मतलब हमारा तो कोई यूज ही नहीं होता है। तो ये सूक्ष्म जीव जो हमारे इतने मित्र है, हमारे भूमि में रहकर हमें इतना देते हैं, तो हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स न डालें, हम अंधाधुंध उसमें खरपतवार न डालें, उसको मत मारें, उसको जिंदा रहने दें।
क्योंकि सूक्ष्म जीव भी, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव कोरोना जैसा जिस दिन अपनी औकात पे आ गया दोस्तों, आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा। घर की बात छोड़ो, घर के अंदर से भी भाग जाना पड़ेगा, चंद्र पे महल बनाने पड़ेंगे। ये छोटे जीव बहुत ही उदार है, उम्दा है, वो अपने आप में 100 साल में एक बार आके अपना अस्तित्व का आपको एहसास कराते हैं। अगर ऐसा बार बार एहसास हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तोप है, आपके गोले है, आपके बम है, आपकी टैंक है, आपकी मिसाइल से सब वही की वही रह जाएगी, आपके पैसे वही के वही बैंक में रह जाएंगे। अरे ऐसी स्थिति आएगी कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होगे, पैसे लेने भी नहीं जा पाओगे, कोई मैनेज भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। इतनी ताकत उन सूक्ष्म जीवों में है, तो उनको उनके घरों में रहने दो, उनको वही जिंदा रहने दो, जो वही रहेंगे तो आपको हैरान परेशान नहीं करेंगे। इसके बारे में कल ही कुछ लेते हैं। इसके पहले थोड़ा पीएच की बात कर लेते हैं, थोड़ा आज थोड़ा समय है। पीएच, भूमि की पीएच के बारे में भी कम चर्चाएं होती रहती है, कोई ध्यान ही नहीं रखता पीएच क्या है। पीएच का मतलब है, हम फ्रांसीस भाषा में उसको कहेंगे तो उसका नाम माना गया है पावर ऑफ हाइड्रोजन। फ्रांसीस लोग उसको पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। भूमि की अपनी एक पीएच होती है। पीएच के मतलब से आप एसिडिक भूमि है या नॉर्मल है या बेसिक है नक्की कर सकेंगे। आपका पीएच मानो कि 6.5 से 7 के बीच का है तो उदासीन माना जाएगा, न्यूट्रल मानते हैं, उदासीन है। भूमि का पीएच मापने का पीएच मीटर भी आते हैं, आप नजदीकी कृषि लेबोरेटरी में भी उसका पीएच करवा सकते हैं। तो पीएच 1 से मतलब 6 से नीचे की ओर जाएगा, जैसे जैसे नीचे चला जाएगा एसिडिक भूमि बनती जाएगी, और 7 से ऊपर चला जाएगा 14 तक तो वो बेसिक यानी बास्मिक भूमि बनती जाएगी। मतलब आपको अच्छे से अच्छा पाक लेना है, अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है तो 6.5 से 7, 7.5 तक, ज्यादा से ज्यादा 7.2 तक की पीएच सबसे बढ़िया पीएच। पीएच की भी एक बड़ी ऐसी बात है, बहुत बड़ा वो साइंटिफिक बात है, दिमाग घुमाने वाले तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एक बात है, अगर 6 से 7.5, 6.5 से 7 तक की पीएच रहेगी तो उसमें सभी तत्वों वनस्पति अपने आप में लेते रहेगी, उसको उतने ही मिलेंगे जितने उसको जरूरी है। अब मैं एक उदाहरण तौर पे कह दूं कि अगर आपने उसमें एक बात देखने वाली है, पीएच जो है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अणु के साथ जुड़ा हुआ है। समझ लीजिए, हाइड्रोजन और पीएच एक दूसरे के विरोधी है, विरोध पक्ष है, भाजपा और कांग्रेस जैसा। तो जैसा हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा भूमि में, जैसा जैसा हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे पीएच कम होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी, कम होती जाएगी और भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन अणु कम होते जाएंगे तो पीएच बढ़ती जाएगी। मतलब एक दोनों को वर्सेस में ऊपर नीचे चलते हैं। तो ये समझ लेने की बात है। ज्यादा पानी दे करते हैं, हाइड्रोजन आयन जितना भी ज्यादा दे करेंगे भूमि को इसी तरह से बगाड़ते हैं। फिर एक दूसरी बात है, अगर एसिडिक भूमि आपने बना दी तो एसिडिक भूमि में लो है, बोरॉन है, कॉपर है, जिंक है, वो पौधे ज्यादा खींचते हैं, वो उसका मार्ग खुलता है उसका पौधों के अंदर दाखिल होने के लिए। तो उसमें दो चीज होती है, अगर वो दाखिल होते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम जैसे तत्व नहीं दाखिल होते तो पाकों में और रोग आ जाते हैं, रोग भी आ जाते हैं। अगर कॉपर की ज्यादा मात्रा उसने ले ली तो विषाक्त अवस्था भी आएगा, टॉक्सिमिया भी हो जाती है, पौधों के लिए वो विष में स्थिति हो जाती है। इसीलिए पीएच को बहुत ही मेंटेन करनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें डालकर पीएच को मेंटेन करें। 6.5 से 7 के बीच की पीएच बनानी चाहिए। अब बेसिक पीएच होगी, पास्मिक पीएच होगी, तो उसमें कैल्शियम है, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, वो बोरॉन और जिंक और आयरन, लो कॉपर नहीं होंगे, तो उसकी विषाक्तता आएगी और उसकी कमी रहेगी, तो दोनों ही पाकों के लिए नुकसान करता होगा। तो ये रही पीएच की मोटे मोटे तौर पर बात। तो पीएच को मेंटेन करना चाहिए। तो पीएच को कैसे मेंटेन करेंगे, पीएच कैसे बनाएंगे, इसके बारे में कल लेंगे। भूमि का एक ही कतरा हमने लिया है, सिर्फ और सिर्फ अभी तो कार्बन तक ही चले है। कार्बन एक साइकिल पूरा किया, कार्बन भूमि के लिए क्यों यूज करना चाहिए इसके बारे में भी पूरा हुआ। कल हम लेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात। तब तक सब ये चीजों को याद करते रहे, शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा किसान लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि हमारे देश के किसान तक ये सच्ची और अच्छी बातें पहुंचे। गुरे का कच्चा खाद अभी डालने की सीजन गुजरात में चल रही है, वो कम हो जाए, पकी हुई गुरे की खाद डालें, ताकि 10-15 ट्रॉली भर के जो खाद डालते हैं उसकी जगह में एक ही ट्रॉली में उसका काम हो जाएगा। तो सभी मित्रों मिलकर
ये माहिती सबको शेयर करें, अपने ग्रुप में करें, यूट्यूब से डाउनलोड करके ये वीडियो और भी करें, या तो हमारे यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएंगे मित्रों, ऋषि कृषि चैनल पर। हमें से भी आप आगामी माहिती कृषि की जान सकते हैं। तब तक हमें रजा दीजिए। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय गौ माता।